गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं बीए पार्ट थर्ड को पढ़ाने जा रही हूँ भारत का भूगोल, जो कि आपकी सेकंड बुक है। ठीक है, इससे पहले वाले जो क्लासेस थी उसमें मैंने आपको पढ़ाया था जो भारत है उसका भौतिक विभाजन, और भौतिक विभाजन का डिवाइडेशन किया था। जो मैंने आपको ये बताया था कि भारत को चार भौतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का पठार और तटीय प्रदेश। ठीक है, तो अपन ने इससे पहले जो लेसन में मैंने आपको पढ़ाया था उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, वो आप पढ़ चुके हो, वो मैंने आपको पढ़ा दिया। उसके बाद आएगा अपना उत्तर का विशाल मैदान। तो आज अपन अध्ययन करेंगे उत्तर के विशाल मैदान को। ठीक है, तो उत्तर का विशाल मैदान की यदि बात करें, भारत का दूसरा भौतिक प्रदेश है उत्तर का विशाल मैदान, और उसकी यदि बात करें तो उत्तर का विशाल मैदान, ये देखो उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है उसके दक्षिण में फैला हुआ है। ठीक है, और इसकी लंबाई यदि सिंधु नदी के मैदान से लेकर गंगा डेल्टा तक की बात करें तो इसकी लंबाई है वो 3200 किलोमीटर है। लेकिन यदि जो रावी सतलज नदी है उसके मैदान से लेकर और गंगा नदी के डेल्टा तक इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है, और इसकी चौड़ाई है वो 150 से 500 किलोमीटर है, और इसकी औसत ऊंचाई है वो 250 मीटर तक मानी जाती है। यानी जो गंगा का मैदान है उसका जो क्षेत्रफल यदि अपन देखें तो इसका क्षेत्रफल 7,77,000 वर्ग किलोमीटर है। जो गंगा का मैदान है उसका क्षेत्रफल 7,77,000 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है, जिसके अंदर जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गंगा का मैदान, असम की जो घाटियां, ये सब क्या है, किस में आता है, जो गंगा का जो मैदान है उसके अंदर ये जो क्षेत्र है इन सबको कवर करता है। ठीक है, इसकी जो पश्चिमी सीमा है वो पंजाब है वो बनाता है, यानी जो गंगा का मैदान कहें अपन, उत्तर का विशाल मैदान कहें अपन, उसकी जो पश्चिमी सीमा है वो पंजाब बनाता है, और पंजाब दिल्ली में तो ये फैला ही हुआ है। इसके साथ साथ जो पंजाब है उसके जो पश्चिम की ओर का जो मैदान है वो शुष्क होता चला गया है, जिसको अपन राजस्थान का मैदान कहते हैं। ठीक है, जो राजस्थान के मैदान की यदि बात करें तो राजस्थान का मैदान भी इसी का ही एक हिस्सा है, जो एक रेगिस्तान में तब्दील हो गया है, और जो वर्तमान कई जो भूगर्भिक स्थितियों के अंदर से वह गुजर रहा है। ठीक है, तो उसकी जो मतलब संरचना है वो इसी का ही एक हिस्सा इसको माना जाता है। ठीक है, यदि हम जो उत्तर के विशाल मैदान की बात करें तो उत्तर का जो विशाल मैदान है वह जो कि भारत के बिल्कुल मध्य में कह सकते हैं अपन, ये देखो ये विशाल मैदान है, ये भारत के मध्य में है, जहां पर लगभग भारत की आधी से ज्यादा जनसंख्या है वो यहाँ पर निवास करती है। ठीक है, आधी से ज्यादा जनसंख्या क्यों निवास करती है, क्योंकि यहाँ पर गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा इस मैदान का निर्माण किया गया है। और स्वाभाविक सी बात है, प्राचीन समय में भी यदि अपन देखें इतिहास को उठाकर तो प्राचीन जो सभ्यताएं थी वो नदियों के किनारे बसती थी, क्योंकि जहां पर पानी होगा वहां पर लोग बाग कृषि कार्य कर सकते हैं, परिवहन कार्य कर सकते हैं, उद्योग धंधे खोल सकते हैं। तो इस तरह से जहां पर पानी होगा वहां पर जो जनसंख्या का बसाव है वो ज्यादा होगा, तो यहाँ पर भारत की लगभग आधी जनसंख्या है वो यहाँ पर निवास कर सकती है, ये कह सकते हैं अपन। ठीक है, इसके अलावा यदि कच्छी की बात करें तो यह मैदान गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित है, इसीलिए यह मैदान भारत का ही नहीं बल्कि संसार का सबसे उपजाऊ मैदान कहा जा सकता है। ठीक है, इसको मतलब धान का कटोरा भी कहते हैं,
और यहाँ पर अत्यधिक अन्न उपजने के कारण यह बहुत ही उपजाऊ मैदान है। ठीक है। और यदि आर्थिक दृष्टि की बात करें तो यहाँ पर खूब सारे उद्योग धंधे पनपे हैं, कृषि कार्य होते हैं, जिसके कारण इस मैदान की आर्थिक उपज भी बहुत है। तो इस मैदान का महत्व, यदि भारत के लिए अपन बात करें इसके महत्व की, तो भारत के लिए यह आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से यह भारत के लिए बहुत ही महत्व रखता है। ठीक है। और यदि अपन इसके निर्माण की बात करें तो इसका जो निर्माण है वो हिमालय पर्वत, यानी हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां और दक्षिण के पठार से निकलने वाली नदियों से इसका निर्माण माना जाता है। लेकिन ज्यादा जो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं, हिमालय पर्वत के बाद इसका निर्माण माना जाता है, इसीलिए इस मैदान को गिफ्ट ऑफ हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यानी हिमालय की देन, हिमालय से जो नदियां निकलती हैं और वही नदियां इस मैदान का निर्माण करने में उनका ज्यादा योगदान है, इसीलिए इसे गिफ्ट ऑफ हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गया हिमालय का मतलब हिमालय के बारे में। अब यदि अपन इसका यदि विभाजन करें अपन इसका, तो भारत जो उत्तर का विशाल मैदान है उसका भौतिक विभाजन करें, ठीक है, तो उसको अपन 4 भागों में बांट सकते हैं। जो उत्तर का विशाल मैदान है उसका भौतिक विभाजन यदि करें तो उसको 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है भांबर प्रदेश, दूसरा तराई प्रदेश, तीसरा बांगर प्रदेश और चौथा खादर प्रदेश। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं। वैसे तो ये मैदान इतना विशाल है कि उसका अपन विभाजन करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो मतलब कुछ प्राकृतिक तत्वों के आधार पर इसका विभाजन करें तो इसको 4 भागों में अपन बांट सकते हैं। और जो कि मैंने आपको बताया बांबर, भाबर, तराई और खादर। ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बांबर, जो भांबर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो भांबर प्रदेश होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत का लास्ट ईयर की जो क्लासेस थी उसमें मैंने आपको हिमालय के जो प्रादेशिक जो भौतिक विभाजन था उसमें शिवालिक प्रदेश पढ़ाया था। तो जो शिवालिक प्रदेश है, हिमालय का जो शिवालिक प्रदेश है, उस प्रदेश में जो भांबर है उसका विस्तार है वो पाया जाता है। यानी शिवालिक की तलहटी में यह 8 से 16 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। क्या है शिवालिक? यानी जब वहां से जो नदियां निकलती हैं, जब शिवालिक प्रदेश में जो नदियां निकलती हैं तो वो जैसे जैसे ऊंचाई से नीचे उतर के आती हैं तो उनके साथ में बड़े पत्थर और कंकर होते हैं। लेकिन जो जैसे जैसे ऊंचाई से नीचे उतर के आती हैं तो वो ऊंचाई से नीचे उतरने से उनका ढाल का जो वेग होता है वो कम हो जाता है और वो धीरे धीरे जो पर्वत के जो पदीय प्रदेश हैं, यानी पर्वत के पदीय भागों में वह उनको जमा करती जाती है। इसीलिए वहां पर क्या है, जो पर्वत के पदीय भागों में बड़े पत्थर, कंकर, ये उन भागों में जमा होते जाते हैं जिन्हें भांबर प्रदेश कहते हैं। और वो क्या है, इस तरह से जमा होते जाते हैं, यानी बड़े पत्थर, कंकर हैं वो इस तरह से जमा होते जाते हैं कि जब कई बार वर्षा काल में क्या होता है कि छोटी छोटी सरिताएं उस स्थान पर जब बहती हैं तो वो सरिताएं उस स्थान पर आने के बाद जो कंकर, पत्थर और जो बड़े पत्थर होते हैं उनके बीच में पारगम्य होके बहने लगती हैं, यानी वो दिखाई नहीं देती वो नदियां। तो जो भांबर प्रदेश में छोटी छोटी सरिताएं हैं वो दिखाई नहीं देती हैं, विलुप्त हो जाते हैं। उस प्रदेश को भांबर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यानी जलोढ़ शंकु अपन इस प्रदेश को कह सकते हैं। यानी पर्वत के पदीय भागों में जलोढ़ शंकु क्या होता है, जहां पर बड़े कंकर पत्थर जमा होते हैं और एक शंकु के आकार के रूप में फैले हुए होते हैं, जो भांबर प्रदेश में
वहां जहां आकर नदियां हैं वो विलुप्त हो जाती है, वो भाम्र प्रदेश कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जो नदियों का जो भौतिक विभाजन यदि अपन करें तो वो दूसरा है तराई प्रदेश। तो तराई प्रदेश क्या है? तराई प्रदेश है वो शिवालिक के दक्षिण में, यानी शिवालिक के दक्षिण में या फिर भाम्र प्रदेश के दक्षिण में जो क्षेत्र पाया जाता है उसको तराई प्रदेश कहते हैं। और यह शिवालिक के दक्षिण में फैला हुआ है, जिसकी लंबाई है वो 15 से 30 किलोमीटर है। ठीक है, 15 से 30 किलोमीटर की लंबाई में जो तराई प्रदेश है वो फैला हुआ है। और क्या है तराई प्रदेश? भाम्र प्रदेश में जो नदियां विलुप्त हो जाती हैं, यानी धरातल पर बड़े कंकर पत्थर के नीचे विलुप्त हो जाती हैं, पारगम्य हो जाती हैं, दिखाई नहीं देती, वो नदियां तराई प्रदेश में आकर धरातल पर पुनः प्रकट होने लगती हैं और उनका जल बहने लगता है, जिन्हें तराई प्रदेश कहते हैं। यानी इसमें धरातल का जो जल है वो नीचे से होकर बहने लगता है और तराई प्रदेश में वही जल पुनः धरातल पर प्रकट होकर बहने लगता है, उसे तराई प्रदेश कहते हैं। इसमें जब वो जल प्रकट होता है और बहता है तो वो चारों तरफ इधर उधर फैल जाता है और वहां पर दलदली क्षेत्र बन जाते हैं, जिसके कारण जो अपन कह सकते हैं वनीय जो घास फूस कह सकते हैं, पेड़ कह सकते हैं, ये घास जो होती है वो ज्यादा अपना जो आवरण है वो बना लेती है, जिसे तराई प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और वहां पर क्या है, वो एक दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, वो तराई प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब उसके बाद जो अगला प्रदेश यदि अपन बात करें उत्तर के विशाल मैदान की, तो उसका जो अगला प्रदेश है वो बांगर प्रदेश। ठीक है, बांगर प्रदेश कहाँ कहाँ है? सतलज नदी का जो मैदान है और गंगा नदी का जो उत्तरी मैदान है वहां पर बांगर प्रदेश है वो पाए जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो अभिन्यूतन काल से ले जो प्लीस्टोसीन युग से लेकर अभिन्यूतन काल तक इनका निर्माण हुआ है, यानी जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, यानी जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है उसे बांगर प्रदेश कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? बांगर प्रदेश में बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है और इसका निर्माण प्लीस्टोसीन युग से इसका निर्माण माना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, मिट्टी के प्राचीन समय में जो नदियां हैं उन्होंने इतनी मिट्टी लाकर जमा कर दी है कि जिसके कारण मिट्टी के टीले यहाँ पाए जाते हैं, जिन्हें भूड के नाम से जाना जाता है। यानी जहां पर मिट्टी के टीले पाए जाते हैं उन्हें भूड के नाम से जाना जाता है और वहां पर बाढ़ का पानी है वो नहीं पहुंच पाता, इसीलिए इस प्रदेश को बांगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसी प्रकार जो खादर प्रदेश है, जिस प्रकार भांबर और तराई का विपरीत एक दूसरे का विपरीत है, उसी प्रकार बांगर और खादर भी एक दूसरे का विपरीत है। कैसे? बांगर प्रदेश में बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, उसे बांगर प्रदेश कहते हैं। और खादर प्रदेश वे प्रदेश जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है, उसे खादर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में खादर प्रदेश है वो पाए जाते हैं। यानी ये है क्या है, ये जब जो बाढ़ का पानी होता है और ये जब नदियां बहती हैं तो नदियां बहती हुई एक त्रिभुजाकार आकृति का रूप ले लेती है, जिसे जलोढ़ शंकु भी कहते हैं। और वो जल धीरे धीरे आगे जाकर फैल जाता है, जो पंखों का रूप ले लेता है उसे जलोढ़ पंख भी कहते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के विपरीत, जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता और खादर प्रदेश जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी आता है उसे खादर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से यदि उत्तर के विशाल मैदान की बात करें तो यह 4 भागों में विभाजित है। अब ये तो हो गया उत्तर के विशाल मैदान का भौतिक विभाजन। अब अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन, यानी ये तो था प्रकृति के द्वारा विभाजित,
ठीक है। जो प्राकृतिक विशेषताओं के आधार पर जो विभाजन था उसका अध्ययन आज अपन ने किया। इसके अलावा जो गंगा का मैदान है, जो उत्तर का विशाल मैदान है, उसका जो प्रदेश है उस प्रदेशों के आधार पर जो विभाजन है, यानी जो उसका प्रादेशिक विभाजन अपन कह सकते हैं, उसका अध्ययन अपन करेंगे कल। ठीक है। जो उत्तर का विशाल मैदान है उसके प्रादेशिक अध्ययन का तथा विशाल मैदान का हमारे भारत के लिए क्या महत्व है उसका अध्ययन कल वाले विषय में करेंगे। धन्यवाद।